हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है थर्ड ईयर का हिस्ट्री का टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो आज हम कवर अप करेंगे यहाँ पर। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए अपने सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर 1918 में लड़ा गया था। और उसी के कुछ वर्षों बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी, यानी कि 6 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और 20 वर्षों की कूटनीति यानी चालाकी शांति के बाद 1939 में युद्ध की अग्नि आग ने पुनः पूरे यूरोप को घेर लिया। यानी कि दोस्तों कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के ठीक 20 वर्षों के बाद जो था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 20 सालों तक जो चालाकी से सारे देश शांति की स्थापना करते रहे, वही असल में युद्ध का कारण बन गई। और जो युद्ध भड़का उसकी आग ने पुनः पूरे यूरोप को दोबारा घेर लिया था। तथा जो संघर्ष जो लड़ाई थी वो विश्वव्यापी यानी पूरी दुनिया में फैल गई। पेरिस के शांति सम्मेलन की समाप्ति पर, पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था उसके बाद महाशक्तियों के प्रतिनिधियों ने, जो बड़े बड़े देश हैं उनके नेताओं ने आशा उम्मीद की थी पेरिस के शांति सम्मेलन के बाद कि भविष्य में पुरानी त्रुटियों यानी कमियों को दोहराया नहीं जाएगा, कि जो कमियां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी वो अब दोबारा नहीं होगी। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश पाशविक पशु का रूप, जानवर का रूप धारण नहीं करेगा, किसी पर कब्जा नहीं करेगा। परंतु यह सभी आशाएं, यह सभी उम्मीदें मिथ्या यानी कि झूठ साबित हुई। क्योंकि पेरिस के शांति सम्मेलन में जो बातें असल में रखी गई, उन बातों पर किसी देश ने अमल किया ही नहीं। किया होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि बाद, विश्व शांति के प्रयत्न ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बन गए। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी देश चाह रहे थे दुनिया में शांति और अमन कायम हो, असल में वो शांति के प्रयास ही युद्ध के कारण बन गए। प्रथम विश्व युद्ध तो सीमित यानी लिमिटेड था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने दोस्तों संपूर्ण पूरे विश्व को अपने घातक परिणामों से क्या किया, प्रभावित किया। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कारणों पे। पहला कारण है पेरिस शांति सम्मेलन की कमियां। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता होगा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें जर्मनी की क्या हुई थी, हार हुई थी ना। तो वही देखिए पॉइंट शुरू हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की पराजय हुई यानी कि हार हुई। और उसे वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो था जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार माना गया था। और उसे वर्साई की संधि पर, समझौते पे हस्ताक्षर करने पड़े थे। ठीक है। और इस समझौते के कारण, जो समझौता हुआ था वर्साई की संधि, इसमें जर्मनी के प्रतिनिधियों तथा जनता में प्रारंभ शुरू से ही असंतोष यानी कि गुस्सा था। अब ये वर्साई का समझौता था क्या, आगे देखते हैं। जर्मनी पर इस समझौते के तहत अत्याधिक युद्ध का हर्जाना लादा गया। ये सारा युद्ध का हर्जाना कौन भरेगा, जर्मनी भरेगा। उसके सभी उपनिवेश, जिन देशों को उसने गुलाम बना रखा था या जो उसके साम्राज्य विस्तार का हिस्सा थे, वो सभी उससे छीन लिए गए, सभी राज्य। तथा उसका पूर्णतः पूरी तरह निशस्त्रीकरण कर दिया गया, सारे हथियार छीन लिए गए। वर्साई की संधि की कठोरता को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रधान सबसे बड़ा कारण माना जाता है। मतलब कि जो ये वर्साई का समझौता हुआ था, इसी को सबसे अहम कारण माना जाता है जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्योंकि जर्मनी इसको बहुत बड़ा अपमान मानता था अपने साथ, जो ये हो रहा था, युद्ध का हर जाना, उसके उपनिवेश छीन लेना, उसके हथियार छीन लेना। ठीक है। जिसके फलस्वरूप बाद अवसर मिलने पर दोबारा, जब ये समझौते को तोड़ा गया तो उसके बाद उसे अवसर मिला था जर्मनी को। और उसने अपने अपमान का प्रतिशोध बदला लेने के लिए जर्मनी ने पुनः मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध क्या उठाए थे, हथियार उठाए थे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार भी कौन है, जर्मनी है। क्योंकि उसे अवसर मिला तो उसने समझौते को तोड़ दिया, दोबारा से हथियार बनाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। ठीक है। तो आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ, राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, राष्ट्र संघ जो था इस संगठन को लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों ने ये देखा कि विश्व पूरा बर्बाद हो चुका था। यूरोप के सभी देश जो है वो कंगाल हो चुके थे, काफी लोग मारे जा चुके थे। तो उनको ऐसे लगा कि अब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। का काम था दुनिया में अमन और शांति कायम करना।
पर ये जो संगठन था लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से संगठन फेल हो गया, और जब ये संगठन ही फेल हो गया तो इसकी वजह से ही क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। तो राष्ट्र संघ की असफलता भी एक अहम कारण है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अगर यही संगठन चलता जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शायद होता ही नहीं। राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर हुई थी। ये संगठन जो बना था वो इसलिए बना था कि दुनिया में शांति जो है स्थापित की जाएगी, किंतु महाशक्तियों के असहयोग के कारण यह संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका सॉरी। तो कह रहा है कि जो महाशक्तियां थी, दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने इस संगठन को क्या दिया, असहयोग दिया, यानी सहयोग ही नहीं किया, जिस कारण ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। आरंभ शुरू से ही पराजित हारे हुए देशों को इसकी सदस्यता न देने से उन देशों के मन में यह भावना बैठ गई थी कि राष्ट्र संघ विजेता देशों का गुट है। अब दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है कि सीधा पढ़ते ही पॉइंट क्लियर हो गया कि जब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था तो इसमें केवल जीते हुए देशों को शामिल किया गया, हारे हुए देशों को बुलाया ही नहीं गया। हारे हुए देशों को कह दिया कि वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, और हारे हुए देशों ने हमेशा से ये आरोप लगाया कि ये जीते हुए देशों का ग्रुप है, उनके तो ये किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हारे हुए देशों ने इस ग्रुप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। राष्ट्र संघ जो था इसकी कमजोरी से प्रोत्साहित आगे बढ़कर अनेक शक्तियां फासीवाद और नाजीवाद सक्रिय होने लगी थी। हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो बड़े बड़े ग्रुप थे वो एक्टिव होने लगे थे, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं। जब ये संगठन ही जो है कमजोर हो चुका था, दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए कोई था ही नहीं, तो फासीवाद नाजीवाद जो तानाशाही सरकारें थी वो आगे आने लगी और महायुद्ध का रास्ता बनाया। राष्ट्र संघ शांति व्यवस्था बनाने में क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा तानाशाहों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजी दल का उदय हुआ, नाजी पार्टी का या नाजी शासन का। जो यह दल था दोस्तों, उसके बारे में बता दूं आपको, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर की थी नाजी पार्टी। तो वर्साई की जो संधि थी, वर्साई का समझौते को भंग खत्म करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र विश्व में जर्मनी की प्रतिष्ठा को पुनः दोबारा स्थापित करना चाहता था। ठीक है, जर्मनी मतलब अपने सम्मान को दोबारा आगे पाना चाहता था। उसने वर्साई के समझौते को तोड़ दिया किसी भी तरीके से, क्योंकि वो चाहता था जो उसके साथ अपमान हुआ था, उसके हथियार छीने गए, युद्ध में हरजाना लादा गया, उसके देशों को छीन लिया गया उससे, तो वो चाह रहा था दोबारा से वो सब चीजें उसे मिल जाए। इसी के साथ हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। जल्दी ही हिटलर ने प्रतिशोध बदला लेने के लिए आक्रामक बहुत तेज रूप अपना लिया और तानाशाह बन बैठा। तानाशाह मतलब कि डिक्टेटर, जिस पे कोई रोक ही नहीं लगा सकता। उसने वर्साई की संधि को नहीं मारा, उस समझौते को तोड़ दिया उसने। अब उन्हें दोबारा जर्मनी का शस्त्रीकरण किया, दोबारा हथियार बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने अनेक ऐसे काम किए जिनसे चारों ओर युद्ध के बादल मंडराने लगे। कई सारे यहूदियों को जान से मरवा दिया था उसने, हिटलर ने। मतलब मानवता का क्रूर, कहते हैं मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं हिटलर को, क्योंकि उसने अपने आगे कभी किसी की चलने ही नहीं दी। इटली में भी महान तानाशाह इस समय मुसोलिनी का उदय हुआ। अब इटली में एक और शासक आ गया, जर्मनी में तो हिटलर आ गया, इटली में एक और तानाशाह आ गया जो था मुसोलिनी। इटली वासियों के असंतोष गुस्से को दूर करने के तथा साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य को लेकर उसने अधिनायकवादी सत्ता स्थापित की, तानाशाही सत्ता, जहाँ पे सिर्फ केवल उसकी चलती थी। मतलब अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के मन में जो गुस्सा था उस मन उसको शांत करने के लिए, ठीक है, तो उसने जो रूप धारण किया वो था अधिनायकतावादी, यानी कि तानाशाह वो भी बन बैठा। उसने वर्साई संधि का विरोध किया। उसने अन्य देशों पर आक्रमण कर अपनी साम्राज्यवादी भावना प्रदर्शित करी। उसने दूसरे देशों पे हमले करना शुरू कर दिया। किसने? मुसोलिनी ने। 1937 में 1937 में उसने रोम बर्लिन धुरी गुट का निर्माण किया। रोम बर्लिन देश को अपने साथ में, बर्लिन को अपने साथ में मिला दिया। 1939 में उसने जर्मनी में से सहयोगात्मक संधि की। जर्मनी का दोस्त बन गया। कौन बन गया? इटली। यानी कि अब हिटलर और मुसोलिनी एक साथ हो चुके थे। जापान में भी इस समय तक साम्राज्यवादी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी। मतलब जापान भी चाह रहा था कि वो भी दूसरे देशों पे क्या करे, कब्जा करे, क्योंकि वो भी अपने आप को महाशक्ति मानता था। उसने राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का भी विरोध किया था। किसने? जापान ने। इन तानाशाहों ने विश्व के देशों को युद्ध की सीमा तक पहुंचा दिया। यानी कि एक तरफ अगर देखा जाए तो अभी ग्रुप बन चुका है। तो दोस्तों देखो, यहाँ जर्मनी है, हिटलर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इटली भी है, इटली में मुसोलिनी आ चुका है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दो तो ये हो गए, और तीसरा अब यहाँ पे जापान भी जो है वो उनका ग्रुप को ज्वाइन करा, तो ग्रुप तो नहीं बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं हिटलर की विदेश नीति क्या थी।
हिटलर की विदेश नीति बहुत ही आक्रामक तेज थी। वह वर्साई की संधि को भंग खत्म करने को तत्पर तैयार था। वर्साई के समझौते को तो उसने माना ही नहीं। जर्मन साम्राज्य का प्रसार, जर्मन साम्राज्य को आगे बढ़ाना उसका लक्ष्य था। उन्होंने क्रूरता यानी अत्याचार की नीति अपनाई। किसने? हिटलर ने अत्याचार की नीति अपनाई। उसने चेकोस्लोवाकिया को कुचल दिया, खत्म कर दिया। पोलैंड पर उसने आक्रमण किया, जिससे युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी अगर पोलैंड पे हमला नहीं करता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शायद होता ही नहीं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सबसे अहम कारण है उस समय, जिसने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। और उस समय विश्व आर्थिक संकट जैसे ये भी एक अहम कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो देशों को कहीं काफी नुकसान हो चुका था, वो बर्बाद हो चुके थे। तो एक दूसरे पे कब्जा करना, पैसा कमाना भी उनकी इच्छा थी। युद्ध और क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई, समस्याओं का सबसे भयंकर दुष्परिणाम विश्व आर्थिक संकट था, जो 1929 में प्रारंभ हुआ। 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ चुका था। इससे उत्पन्न बेकारी जो आई, बेरोजगारी वगैरह और आर्थिक असुरक्षा ने उदारवादी पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति को एक बड़ी सीमा तक अलोकप्रिय बना दिया, क्योंकि इस समय पूरे दुनिया में बेरोजगारी उत्पन्न हो चुकी थी। अब चाहे वो उदारवादी शासन हो, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे लोकतांत्रिक पद्धति हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, लोग इन सभी को नापसंद करने लगे थे, क्योंकि ये सब आर्थिक संकट को खत्म नहीं कर पा रही थी। विशेष रूप से मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग इनसे असंतुष्ट, नाराज हो गए इन तीनों पद्धति से। ना उन्हें पूंजीवाद में इंटरेस्ट था, ना उन्हें उदारवाद में, ना उन्हें लोकतंत्र में इंटरेस्ट था, और वो फांसीवाद, यानी कि फांसीवाद मैंने बताया ना, फांसीवाद और नाजीवाद, साम्यवाद की ओर वो आकर्षित होने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो शक्तिशाली शासक के, हिटलर या मुसोलिनी के ग्रुप को अपनाएंगे, खासकर हिटलर को अपनाएंगे, तो हिटलर उन्हें इस आर्थिक संकट से क्या करेगा? छुटकारा दिला सकता है। अब इस समय अगला पॉइंट आता है गुप्त मैत्रियां तथा सैनिकवाद। गुप्त संधियां, गुप्त समझौते तथा सैन्यवाद, सैनिकवाद का बढ़ना द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में अहम भूमिका रखते हैं। फ्रांस ने बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और युगोस्लाविया से गुप्त मैत्री संधि समझौता करके अपने गुट की रचना करी, एक ग्रुप बना लिया। जर्मनी और जापान ने भी इटली से मिलकर अपना गुट बनाया। सोवियत संघ भी अपने गुट का निर्माण करने के लिए निरंतर लगातार प्रयत्नशील कोशिश कर रहा था। यूरोप के लगभग सभी देश लगातार अपने सैनिक बल, अपनी सैनिक शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाने में लगे हुए थे। हर कोई किसी न किसी के साथ मिलकर ग्रुप बना रहा था, क्योंकि कोई एक दूसरे को कमजोर करना नहीं चाह रहा था। अब आता है तुष्टिकरण की नीति। ब्रिटेन की जो तुष्टिकरण की नीति थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी जिम्मेदार है। तुष्टिकरण की जो नीति थी, उसके बाद कि जापान ने मंचूरिया पर, एक दूसरे पर जैसे होता है ना कि नीचा दिखाना, मंचूरिया, इटली ने इथोपिया और जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ समझौता कर लिया। बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, उस समय ऐसा हो रहा था बिल्कुल। ठीक है। तो और चेकोस्लोवाकिया की उस समय बलि चढ़ा दी गई, मतलब खत्म कर दिया गया। इससे उत्साहित आगे बढ़कर जर्मनी ने पोलैंड पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया मौका पाकर। और उस समय निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सभी देशों के हथियारों को रोका जा रहा था, और सभी इस निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया, हथियार रोकने की जो प्रक्रिया थी, उसमें नाकाम साबित हुए। हथियार बनते चले गए और देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नजदीक आते चले गए। शांति व्यवस्था जो थी, उसे बनाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण, हथियारों को रोकना आवश्यक है। जर्मनी का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण कर दिया गया। 1921 और 32 में निशस्त्रीकरण के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे, और इन सम्मेलनों में मतभेद, झगड़े प्रारंभ हो गए। सबसे पहले जर्मनी ने अपना सैनिकरण किया, फिर सबसे पहले हथियार उसी ने बनाए दोबारा से। इसके बाद छोटे बड़े अनेक देशों ने अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार संसार में अराजकता, अशांति की स्थिति पहुंच गई। अब निशस्त्रीकरण मात्र वार्ता सिर्फ एक बात रह गई, सिर्फ एक बात, आश्वासन रह गया कि हाँ निशस्त्रीकरण, हथियार नहीं बनाएंगे, और असल में सभी देश हथियार बना रहे थे। पुनः दोबारा शस्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप यानी कि बाद सभी देशों में भय, डर और आशंका, शक फैल गया, और सभी युद्ध की तैयारी में लग गए थे, और इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो दोस्तों बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों की जानें गई, काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ, और उसके जो परिणाम निकल के आए वो भी बहुत अहम, जो मतलब अहम है। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं इनके परिणामों की। तो आपसे या तो कारण पूछेगा या फिर परिणाम पूछेगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध सबसे क्रूर, अत्याचारी, भयानक और विनाशकारी था। यह युद्ध इतना व्यापक बड़ा था कि समस्त सारे विश्व इसकी लपेट में था। अमेरिका पर भी बमवर्षा हुई। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर आदि सभी क्षेत्रों में भीषण नरसंहार हुए, लोगों को मारा गया।
इस युद्ध के बहुत सी क्रांतिकारी परिणाम निकले, आगे चलकर जो निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला, जन और धन की अपार बहुत बड़ी हानि। द्वितीय विश्व युद्ध जो था दोस्तों, अब ये इतने बड़े पैमाने पे लड़ा गया था कि जाहिर है जान और माल की हानि तो होनी ही थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जन और धन का बड़ा विनाश हुआ। युद्ध रहित देशों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय खर्च सहन करना पड़ा। जो शामिल थे उनको इतनी ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ। इंग्लैंड में लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विनाश हुआ और सोवियत संघ की समस्त संपत्ति का चौथा भाग नष्ट हो गया। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड आदि देशों की संपत्ति के विनाश का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता कि वहां पे कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा दोस्तों। नरसंहार, लोगों की जानें भी इस युद्ध में भयंकर हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों के 5 करोड़ से ज्यादा सैनिक मारे गए। नागासाकी और हिरोशिमा तो पूर्णतः बर्बाद हो गए, क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका ने बम गिरा दिए थे उनके, वही परमाणु बम। सोवियत संघ के इस युद्ध में 2 करोड़ लोग मारे गए। इस देश में सोवियत संघ में विवाह के लिए नौजवानों का, यानी युग को लड़कों का तो अकाल सा पड़ गया था। इस प्रकार की विपत्ति परेशानी का सामना मानव जाति ने पहले कभी भी नहीं किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अब ये सबसे बड़ा अच्छा कदम हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देश एक बार फिर एक मंच के नीचे आए और उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया ताकि दुनिया में कभी तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके। और जो अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में काफ़ी हद तक हमारा शांति है। भले रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, जो अभी वर्तमान में 2022 में चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूएनओ अपने तरीके से प्रयास कर रहा है उसे रोकने के लिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोबारा आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद जो सबसे अच्छा कदम हुआ क्रांतिकारी, वो था यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, क्योंकि ये वही संगठन है जो दुनिया में शांति स्थापित करेगा। युद्ध होता, युद्ध के बाद विश्व की सबसे गंभीर समस्या स्थायी शांति स्थापना की थी। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, जो फेल हो गया था संगठन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो। अक्टूबर 1943 में मॉस्को में सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का प्रयास शुरू हो गया था। अक्टूबर 1943 में मॉस्को में देश मिले और उन्होंने वहां बात करी कि एक ऐसा संगठन चाहिए जो दुनिया में शांति स्थापित कर सके। उसके बाद विभिन्न अलग अलग बैठकों में इसका प्रारूप ढांचा तैयार किया गया। अप्रैल जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसे अंतिम आखिरी रूप दिया गया। सभी देशों को बुलाया गया, हस्ताक्षर किए गए और तब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान को कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया गया कि दुनिया में, अगर देखा जाए दुनिया में सबके सामने ऑफिशियली रूप से 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ सामने आया है। और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ ज्वाइन कर लिया था और भारत का स्थायी मेंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अभी वर्तमान में फ्रांस ने जो है समर्थन भी किया था कि भारत जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर अब बना दिया जाए, लेकिन वो भविष्य में कब होगा वो उसका अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। आगे देखते हैं। अब इस समय औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो चुका था। सभी देशों ने क्या करा, जो एक दूसरे देशों पे कब्जा करते थे वो नीति छोड़ दी और सभी ने अपने गुलाम देशों को आज़ाद करना शुरू कर दिया। जैसे भारत भी उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, हम उसके औपनिवेशिक थे, उपनिवेश थे, और उसने हमें क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के अनेक देश यूरोपीय दास्तान गुलामी से मुक्त होने लगे। फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड में इतना भीषण नरसंहार हुआ, इतने ज्यादा लोग मारे गए कि वे अपने उपनिवेश संभालने में असमर्थ रहे। वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, अपने गुलाम देश का अच्छा संभालते, अतः उन्हें उपनिवेश छोड़ने पड़े, गुलाम देशों को आजाद करना पड़ा, क्योंकि पहले खुद को संभालेंगे तब जाके उनको संभालेंगे। इस युद्ध के बाद भारत, बर्मा, मिस्र आदि देशों में ब्रिटिश प्रभुत्व अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला, इस समय विश्व का दो गुटों में बटा। दुनिया इस समय दो भागों में बढ़ चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, की आपको पता होगा शीत युद्ध का उदय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की तत्कालीन उस समय की दोनों महान शक्तियों सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों में दो विरोधी विचारधाराओं का उदय हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी क्या हुआ कि दो ग्रुप बन गए थे, जो शीत युद्ध कहा जाता है। अमेरिका ने अपना अलग ग्रुप बनाया, सोवियत संघ ने अपना अलग ग्रुप बनाया। अब लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो ये था, इस समय विश्व दो गुटों में बट गया था। पर 1991 में जैसे ही सोवियत संघ टूट गया, कई भागों में सोवियत संघ का अंत हुआ, तो उसी के तहत ये जो शीत युद्ध का टाइम पीरियड था ये खत्म हुआ था। तो विश्व दो गुटों में बंटना, देखते हैं परिणाम क्या था। कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का की तत्कालीन उस समय की दोनों महान शक्तियों
सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में दो विरोधी विचारधाराओं का उदय हुआ। इन दोनों में दुश्मनी फैल चुकी थी और पूर्वी यूरोप, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया रूस की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर रूस के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे और पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी। बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड अर्थात पश्चिमी यूरोप तथा एशिया के कुछ देश अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा के प्रभाव में इस समय आ गए थे। अगर देखा जाए ये शायद ये पश्चिमी जर्मनी होगा, ये पूर्वी नहीं होगा, पश्चिमी जर्मनी होगा। साम्यवाद तथा पूंजीवाद के बीच संघर्ष का रूप इतना गंभीर हो गया क्योंकि इस समय जो शीर्षक चल रहा था ये विचारधारा की लड़ाई थी। साम्यवाद विचारधारा सोवियत रूस की थी जबकि पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की थी और इन दोनों के बीच ही लड़ाई हो गई थी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो सभी एक दूसरे पे कब्जा कर रहे थे, देशों को मिला गए थे, जिससे तृतीय विश्व युद्ध के भय के बादल मंडराने लगे कि इन दोनों के बीच सोवियत रूस और अमेरिका के चक्कर में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं था, पर फिर भी दुनिया में कहीं ना कहीं डर का माहौल कायम हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अच्छा परिणाम ये भी आया कि यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो गया, क्योंकि यूरोप की महाशक्तियां जो थी अब उनका अंत हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश आर्थिक संकट, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अपाहिज हो चुके थे क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था, सम्मान में उनकी जो थी कमी आ चुकी थी। विश्व समाज की समस्याओं का समाधान करने वाला यूरोप अब समस्या प्रधान यूरोप बन गया था। मतलब दुनिया में जब समस्याएं आती थी तो यूरोप के देश आगे आते थे समाधान करने के लिए, लेकिन अब वही यूरोप के देश खुद समस्या प्रधान बन गए, वहां खुद समस्याएं आगे बैठ गई थी। अब जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर राष्ट्र हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आर्थिक रूप से इन देशों में भोजन, वस्त्र और ईंधन की कमी हो गई थी। लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए थे और इस समय शुरुआत होती है किसकी, कि जिसकी जो मैंने आपको बताया अभी। सोवियत संघ तथा अमेरिका युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के रूप में उभरे तथा ये दोनों दो विरोधी विचारधाराओं के पोषक थे। अतः दोनों देशों के बीच विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुसीबत यह आ गई थी कि ये दोनों महाशक्तियां सोवियत रूस और अमेरिका आमने सामने हो गए थे। अब लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि ये परिणाम ही तो था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और तीसरा शुरू होने को हो गया था। लेकिन इन मतभेदों ने इतना तनाव उत्पन्न कर दिया, ये उत्पन्न होगा तनाव उत्पन्न कर दिया कि सशस्त्र हथियारों वाले संघर्ष के ना होते हुए भी दोनों के बीच आरोपों और आपसी विरोधी राजनीतिक प्रचार का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोस्तों शीत युद्ध का बेसिकली शीत युद्ध का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि जब युद्ध शस्त्रों से ना होकर, हथियारों से ना होकर के बातों से, आपसी विरोधी बयानों से, चालबाजी से और राजनीतिक प्रचार से लड़ा गया तो वो शीत युद्ध कहलाता है। तो सोवियत संघ और अमेरिका इस समय आमने सामने आ चुके थे, हथियार निकल चुके थे, लेकिन दोनों ने कभी भी क्या करा, एक्चुअल फाइट नहीं करी, हथियार चलाई नहीं, केवल बातों की लड़ाई करी एक दूसरे से, जो लंबे समय तक चलती रही। सिर्फ बातों की लड़ाई, ऐसा लग रहा था कि बस अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, पर असल में हुआ नहीं। यही शीत युद्ध अर्थात विचारधाराओं का युद्ध कहलाया था। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। उपयुक्त परिणामों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था अत्यंत भयंकर तथा विनाशकारी था और इसके प्रभाव से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा। यहाँ तक कि जो देश इस युद्ध में, जो भी देश अगर देखा जाए इस युद्ध में शामिल हुए थे या शामिल हुए या तरस गए, तरस मतलब एक जगह रहे, वैसे भी इसके प्रभाव क्षेत्र से मुक्त नहीं रह सके। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मान लो कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पर है और एक ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों में आपस में युद्ध चल रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और कुछ देश ऐसे हैं जो आपस में एक जगह खड़े तटस्थ हैं, जो इस युद्ध में शामिल नहीं हो गए, फिर भी वो क्या हुआ, इस युद्ध की चपेट में अपने आप ही आ गए थे, ना चाहकर भी वो इस युद्ध की चपेट में आ गए थे। ठीक है, युद्ध के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल गया। अब वह नव साम्राज्यवाद में बदल गए। अब साम्राज्यवाद की नीति ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली कोई देश किसी दूसरे पे अधिकार कर दे, बल्कि बहरा फुसलाकर, अपने साथ मिला करके, अपने साथ व्यापार करके, समझौते करके, एक दूसरे के साथ जो समझौते कर रहे हैं देश, अब वो नव साम्राज्यवाद का रूप है। ठीक है, तो उसको साम्राज्यवाद ना कह करके अब नव साम्राज्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि समझौतों का रूप और अब जो व्यवसाय है, ये हर तरीके से चीज़ें, जो कानून जो है बदल चुके हैं। तो अब जो साम्राज्यवाद है वो अब है नव साम्राज्यवाद। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर जो है फिनिश होता है। ठीक है, अब मिलते हैं आपके साथ अगले टॉपिक में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।